हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सूरज साहू, योर गाइड। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चा 10th के बाद पढ़ने में तो जुट जाता है, अच्छा परसेंटेज लाने के बावजूद उसको ड्रॉप आउट क्यों लेना पड़ता है। देखो, यहाँ पे बच्चों के पास क्या नहीं होती, प्लानिंग नहीं होती। पहली बात कि अगर आप अपना कैरियर पहले से डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ भाई, मेरे को अगर मैं साइंस स्ट्रीम लेता हूँ तो मेरे को आइदर IIT जेई इंजीनियर बनना है या मेडिकल फील्ड में जाना है या किसी भी रेस्पेक्टिव फील्ड, नाइजर, आइजर, OUAT, जिस भी रेस्पेक्टिव फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप 11th 12th के टाइम को साइमल्टेनियसली अपने प्रिपरेशन में लगाइए एज वेल एज टू स्कोर गुड मार्क इन योर बोर्ड एग्जाम। दोनों में ही इक्वल टाइम दीजिए, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो आपके 11th और 12th में जो भी कंसेप्ट है, जो भी सिलेबस पढ़ाए जाते हैं, वही रिलेटेड, थोड़ा डीप बट वही रिलेटेड आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। हम मार कहाँ खा जाते हैं? हम मार उस जगह पे खा जाते हैं कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा करने के चक्कर में हम डीप पढ़ना भूल जाते हैं और प्रिपरेशन लाइन से पूरा अलग हो जाते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, वो है बेसिकली बायो स्ट्रीम वाले बच्चे। देखिए, जो बच्चा बायो लेता है, जैसे कि आपके पास कॉम्बिनेशन होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अगर कोई ये 3 सब्जेक्ट ले रखा है, देन ही इज एलिजिबल टू गिव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट इज कंसिडर्ड एज टफेस्ट एग्जाम फॉर मेडिकल्स, दैट इज नीट। ठीक है, नीट एग्जाम देने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? आपके 12th के कोर्सेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होनी चाहिए। उसके साथ साथ अभी क्या हुआ है कि पहले 3 एग्जाम्स होते थे, मेडिकल के 3 एग्जाम होते थे, AIIMS, ठीक है, नीट और JIPMR, ये 3 होती है। एम्स, नीट और जिपमर, ये 3 होते थे, लेकिन अब कंबाइंड हो गया है और एक ही एग्जाम हो रहा है, और वो है नीट। तो नीट का किस तरह से पैटर्न है एग्जाम कराने का? एग्जाम कराने का पैटर्न ये है कि वो 3 सब्जेक्ट कंसीडर करता है। एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री और दूसरा है बायो। अगर कोई बायो स्ट्रीम का बंदा है, देन ही हैज 90 क्वेश्चंस इन हिज हैंड। अगर वो बायो अच्छे से पढ़ा है, डीप पढ़ा है, तो 90 क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी से नीट में। अब मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूं। अगर हम बायो ले रखते हैं तो हमने मैथ से अपना नाता तोड़ ही चुका होगा। तो मैथ से नाता तोड़ने के बाद अब हमको फिजिक्स क्या लगता है? थोड़ा टफ लगने लगता है, हम रिलेट कर नहीं पाते। ठीक है, तो हम मैथ्स को से दूर होने के साथ साथ फिजिक्स से भी साइमल्टेनियसली दूर होते जाते हैं। तो अभी बचे कितने हमारे पास? 90 क्वेश्चंस। और मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के नीट में टोटल 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड दिस टोटल 45 क्वेश्चन स्टैंड्स फॉर 180 मार्क्स। कितने मार्क्स के लिए स्टैंड करता है? 180 मार्क्स के लिए आपका स्टैंड करता है। तो अगर इस 180 से आप अराउंड 150 अबव स्कोर कर लेते हैं, बायो में अच्छा स्कोर कर लेते हैं और फिजिक्स में लगभग कट ऑफ टच कराने के जितना मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, देन इट विल बी मच बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, अब बात आती है 11th और 12th। देखो, एक चीज सिंपल क्लियर, पढ़ना तो तुम्ही को है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं जो 11th के बच्चे हैं जिन्होंने कैरियर डिसाइड नहीं किया है, वो पहले कैरियर डिसाइड करो, देन उसी लाइन पे डिटेल इंफॉर्मेशन लेने के बाद कूद पड़ो पूरा। मतलब इतनी मेहनत करो कि भाई 12th के बाद अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट देते हो तो लगना ही सुनिश्चित है। ठीक है, अब अगर आप 11th के बच्चे हैं तो आपको मैं सही सा एडवाइस देता हूं कि आप केमिस्ट्री को थोरो होते जाइए। ठीक है, रिवीजन पे रिवीजन, आपका ये खत्म हुआ, आप उसी के साइड वाइज ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, डीप करिए। 12th के बच्चों के लिए भी सेम एडवाइस है। देखो, 12th वाले लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, अब उनको रिवीजन का समय है। तो मैं यहाँ पे एज अ केमिस्ट्री फैकल्टी मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई बायो चॉक आउट कर लेता है नीट एग्जाम का अच्छे से अच्छा, 90 में से अगर वो 70 क्वेश्चन भी कर लेता है और केमिस्ट्री 45 में से लगभग 30
32 क्वेश्चन भी कर लेता है, देन ही विल अबोव द कट ऑफ मार्क ऑफ नीट। और फिजिक्स में कुछ ना कुछ 45 में से कम 20-25 तो कर ही सकते हैं, है कि नहीं? तो अब तुम कट ऑफ मार्क्स से ऊपर आ चुके हो, और अगर ऐसा रहा तो यू विल श्योरली क्वालिफाई द नीट एग्जाम। तो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है? अगर कोई केमिस्ट्री अच्छे से कर ले तो बेहतर से बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकता है, और केमिस्ट्री विल गिव द एस्पिरेंट अ विन विन सिचुएशन। केमिस्ट्री है क्योंकि बायो आपको तो पढ़ना ही है, नेसेसरी है। फिजिक्स में जो आप लैग कर रहे हैं वो सारा मार्क आप केमिस्ट्री में पुल आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कुछ चैप्टर्स बताना चाहता हूँ। जो बच्चे लोग सोचते हैं कि अरे सर हमको तो पता ही नहीं है क्या, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, तो मैं यहाँ पे कुछ चैप्टर्स डिस्कस करना चाहता हूँ, बोथ फॉर 11th एंड 12th। अगर तुम नीट का क्वेश्चन सैंपल्स क्वेश्चन पेपर्स देखो ना, तो केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री के 15-15 क्वेश्चन आते हैं हर एक सेक्शन से। फिजिकल केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों को इक्वल वेटेज दिया गया है। 15-15 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाते हैं, 15-15 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। अब बात आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री आपका जो इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री में, ये 4 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, दूसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा है थर्मोडायनामिक्स, चौथा है केमिकल इक्विलिब्रियम। आप अगर सैंपल पेपर आपके पास 5-7 ईयर बैक के हैं, नीट के क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री के, आप उठाइए और आपको फिजिकल केमिस्ट्री में इन 4 टॉपिक्स में से कंपलसरी क्वेश्चंस दिखेंगे। इनमें से हर साल क्वेश्चंस आए हैं, हर साल इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। ये मैं अपने एनालिसिस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। मोल कॉन्सेप्ट 11th वाले जो लोग पढ़ रहे हो अभी डीप पे लेके पढ़ो, और जो लोग पढ़ चुके हो वो लोग रिवाइज करो, क्योंकि अभी नीट एग्जाम बहुत ही नजदीक है। 3 मई डेट आ चुका है, 3 या 6 मई शायद डेट आ चुका है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनामिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम। एटलीस्ट अगर 12th वालों के लिए ये मेरी एडवाइस है कि अगर आप फिजिकल अच्छे से नहीं किए हैं तो एटलीस्ट ये 4 चैप्टर आप थोरो होके जाइए, ये 4 चैप्टर थोरो होके जाइए। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, वो 15 to 18 ब्लॉक, 15 to ग्रुप 15 to 18 यही है। इन्हीं में से आपको डी एंड एफ ब्लॉक में से, ये तो बहुत छोटा सा चैप्टर हो जाता है, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, इनमें से ही क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। दो हर एक में से अब 2-2, 3-3 क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे आपको, गारंटी ही दिखेंगे। आप क्वेश्चन उठा लीजिए, आपको दिखने ही नहीं, ठीक है? अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समराइज करने की कोशिश करूं तो ये इम्पॉसिबल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर भी मैंने जो रेलेवेंट टॉपिक है, जो रैंडम बार पूछे गए हैं नियर अबाउट 5 इयर्स के अंदर, तो मैंने उनको चॉक आउट कर रखा है। जनरल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स तुमने पढ़ रखे हैं, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, सारा ये सारी चीज अगर आप अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो योर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड 12th के, अब अगर 12th के भी आप ये पहला पार्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप 12th के नेम्ड रिएक्शन भी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। असर्शन रीजन टाइप्स क्वेश्चंस भी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, ये जो 3 चैप्टर हैं, इनमें से रैंडमली हर एक साल एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है? उसके बाद आते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन मस्ट, नेम्ड रिएक्शन आप मस्ट ही करके जाइए। अगर आप इतना ही फॉलो आउट कर लेते हैं, अगर आप इतना ही फॉलो आउट कर लेते हैं, देन मैं गारंटी बता रहा हूं आप 180 में से लगभग जैसे मैं बोल रहा हूं 120 मार्क्स तक स्कोर कर ही सकते हैं, ठीक है? 120 मार्क्स तक स्कोर कर ही सकते हैं। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि अगर हम नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ के क्या, अभी आपके पास समय है, आप इन्हीं चैप्टर्स को एक बार फॉलो होके जाइए और इन चैप्टर्स की क्या प्रैक्टिस करें, पढ़ तो लिए, प्रैक्टिस क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस,
प्रीवियस ईयर्स जो भी नीट में आए हैं वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें. That will be much more helpful to be acquainted with the questions that are coming in NEET, and you will have a certain perspective of questions and how to tackle it. Thank you and all the very